जय हिंद दोस्तों। आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये कौन कौन से 8 राज्यों से है? तो भारत में ये पश्चिम से लेकर पूरब तक ले गिनती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है। हालांकि ये कर्क रेखा होता कौन, मतलब होता किधर की ओर है? तो जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जो अक्षांश रेखा कहा जाता है, उससे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है वह के कर्क रेखा होता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो होती है भूमध्य रेखा से, वह मकर रेखा कहलाती है। और ये जो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य को सीमा ऐसे मतलब राज्य से होकर जाती है तो वह है मध्य प्रदेश है, उससे होकर गुजरती है। तो उसी तरह से अगर बात करेंगे तो एक भारतीय समय रेखा भी है जो 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर की तरफ है। याद रखिएगा, किसी भी देश का समय का ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा का सहारा लिया जाता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत का है, जो कि मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखना है कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि और 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा और ये देशांतर रेखा यानी कि भारतीय समय रेखा, वो दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का निर्देशक तत्व में मतलब किसकी अवधारणा सम्मिलित है? तो इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। भाग कितना में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से 36 से 51 तक आता है। और ये राज्य का निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, इसमें जो है ये जो है ना पूरे समाज की भलाई के लिए होती है, और ये एक राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दी जाती है कि उसकी जितनी सारी मतलब जो उपलब्ध होगी, कोशिशें होगी समाज की भलाई के लिए, वह उतना कोशिश पूरी तरह से करेगा। अब उसके ऊपर है कि वो कितनी संसाधन उसके पास रहता है, उसी संसाधन का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा, राज्य का निषेध सिद्धांत एक ऐसा है जिसके लिए हम कोई तरह की अगर हमें पूर्ति न हो पाती है तो इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार में हमें किसी तरह से मतलब एथी होगा, हमें कमी मतलब, तो उसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार में डायरेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम 32 अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में 226 अनुच्छेद के तहत डायरेक्ट मतलब आदमी चला जाता है। तो याद रखना ये 36 से 51 तक आता है, जिसमें से याद रखिएगा अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि 40 में क्या है? तो यह ग्राम पंचायत का गठन वगैरह के बारे में दिया गया है। 45 में क्या है? तो 45 में है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। जबकि 47 में क्या है कि 47 में है समाज में समान पोषण व्यवस्था, यानी कि शराब वगैरह ये सब बंदी 47 में ही किया गया। 48 में है कृषि पशु पालन से संबंधित है। जबकि 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जैसे कि जितने भी सारे देश में जो मतलब प्राचीन समय से लेकर अब तक जितने सारे मतलब बने हुए हैं, जैसे कि स्मारक वगैरह, उसका देखभाल करने के लिए और राज्य का ही कर्तव्य बनता है। जबकि 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, यानी कि जो कार्यपालिका है ये अपना अलग कार्य करेगा, जबकि ये जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये अलग अपने मतलब कार्य करेंगे, इसमें एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। उसी तरह से 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन, जो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यह किसने कहा था भारत का नेपोलियन इसको? तो एथी विटेन ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे समुद्रगुप्त को माना यह संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए इसमें से देखा गया है। तो ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को हो गया। भारत का कालिदास भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। उसी तरह से मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीधरन को कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। उसी तरह से हरित क्रांति का पिता में देखा जाए तो भारत में तो एम एस स्वामीनाथन का है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था विलियम गॉड ने किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो है वह तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो ये तो अहमद शाह अब्दाली जो था भारत में पूरे 8 बार आक्रमण किया था, और ये मराठा, अब मराठा में कौन थे, तो ये नाना साहब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या था, तो बालाजी बाजीराव इनका नाम था। ये जो सदाशिवराव भाऊ इनके सेनापति थे, और ये युद्ध हारने के पश्चात ये नाना साहब मतलब सहन नहीं कर पाए, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। एक चीज याद रखना, एक और नाना साहब है जो 1857 की क्रांति में जो कानपुर से वह भाग लिए हुए थे, और उनका एक सेनापति था तात्या टोपे, वो भी भाग लिया था। जबकि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडु रंग है, जबकि तान सिंह का नाम है रामतनु पांडे, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर बात करेंगे पानीपत का पहला युद्ध तो 1526 ईस्वी में होती है, जो कि थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो मध्यकाल का एक ऐसा शासक होता है, यानी सल्तनत काल का, जो युद्ध स्थल में मारा जाता है वह इब्राहिम लोदी ही मारा जाता है। और इसमें जो है, जो बाबर को भारत पे आमंत्रित करने के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेवार है, जिसमें से इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, और पंजाब का शासक जो था वह दौलत खां लोदी, और मेवाड़ जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र से राणा संगा, उन तीनों ने ही आमंत्रित किया हुआ था भारत पे आक्रमण करने के लिए बाबर को। और उसी तरह से दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच होता है। हेमू कौन था यह, तो हेमू जो था सूर्यवंश का शासक था। हेमू का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, इस नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर का इसमें विजय हुआ था, और पानीपत का ये दूसरा, जबकि ये तीसरा युद्ध 1761 में होता है। हालांकि अब तक यह चौथा इसका पानीपत का युद्ध कहीं भी देखने को मिलता है। वैसे पानीपत है कहाँ, तो यह हरियाणा में है, याद रखिएगा। उसी तरह से तराइन का भी 3 गो युद्ध हुआ है। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जबकि दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच था। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी के जीत गए। जबकि तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में हुआ था। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, यह जो यलदोज था यह मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जबकि ये चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुतुब शाही राजवंश को गोलकुंडा में शासन किया हुआ था, याद रखिएगा। ये गोलकुंडा वाला क्षेत्र कहाँ से था, ये गुजरात वाला आसपास वाला क्षेत्र था। जबकि ये कुतुब शाही है, जबकि इससे नाम जुलता जुलता एक कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था, लेकिन उसको पूरा करवाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था। तो एक मंजिला उसने कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, इल्तुतमिश ने उसको 3 मंजिला बनाया था, तो 4 मंजिला हो गया था। लेकिन एक बार उसमें बिजली गिरने के कारण वह टूट गया था, ऊपर वाला एक मंजिला खराब हो गया था, तब जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिला और बना दिया था। 3 और 2 5 मंजिला, याद रखना है, कुतुब मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणथंभौर जीव वन जंतु अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो वह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये राजस्थान में मतलब जो और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि अरावली पर्वत कहाँ पे है, अरावली की पहाड़ियाँ तो राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। उस जो अरावली के पूरब से बनास नदी निकलती है, जबकि पश्चिम से क्या है, वह लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, जबकि वहाँ पे एक जंगली गधा लूनी थी कच्छ के रण में ही देखने को मिलता है, याद रखिएगा। कच्छ के रण से क्या है, एक तरह का वहाँ पे नमक भी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। उसी तरह से राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, बहुत सारे यहाँ पे मतलब झीलें स्थित है। आइए, हालांकि राजस्थान देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान ही है, जब से कम क्षेत्रफल वाला अगर राज्य है तो वह गोवा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 19.3 होता है, याद रखिएगा। सोना का जो होता है, तो ये सोना उत्पादन में चाइना 1 नंबर पे है, और भारत में अगर देखा जाए तो सोना उत्पादन में कर्नाटक है, कर्नाटक में, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, यानी KGF, याद रखना है। सोना का अयस्क की अगर बात करेंगे तो इसका तथी है काल्वेराइट है, और काल्वेराइट है इसका, और सिल्वे नाइट है इसका अयस्क कहता है। परमाणु संख्या इसका 79 होता है, संकेत AU होता है। उसी तरह से अगर बिहार में बात करेंगे तो जमुई में है, सोना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और सोना क्या है, सबसे ज्यादा तन्य है, याद रखिएगा। सोना क्या है, सबसे ज्यादा तन्य है। इसको मतलब ऐसे लंबा करके कितना बारीक से बारीक तार भी बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। एक सोना होता है तो इसमें एक रोल्ड गोल्ड भी आता है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, तो तांबा और एल्युमिनियम का, यानी कॉपर एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, उसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं। और एक झूठा सोना होता है जिसको आयरन पायराइट्स कहा जाता है, उसका सूत्र होता है FeS2, जिसको झूठा सोना कहा जाता
आता है, जबकि रोल गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम आता है, याद रखना है। अच्छा, सोना जो होता है ना उसको कैरेट में मापते हैं, तो जो 24 कैरेट का होता है सबसे शुद्ध सोना होता है, ठीक है। और उसी तरह से 22 कैरेट का सोना होता है, उसमें 75% उसमें शुद्धता होती है। लेकिन याद रखिएगा, सोना से आप जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, उससे आभूषण हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है कि यह इतना शुद्ध होता है कि इसको कठोर बनाना मुश्किल है, इसमें थोड़ी सी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मात्रा में डाली जाती है, जिससे कि एक आभूषण का रूप ले ले, ठीक है। क्योंकि उसको सांचा में हम ढालेंगे कोई तरह का डिजाइन बनाने के पश्चात, तो वह उस रूप में मूल ढांचा में नहीं रह पाता है। इसी कारण उसमें थोड़ी सी मात्रा में कुछ अन्य तत्व को मिला दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो वह स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण होता क्या है, याद रखिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, यानी कि आयतन, उसी तरह के कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का कोण प्रयोग किया जाता है। जबकि एक है समतल कोण होता है, उसको रेडियन में हम लोग मापते हैं, जबकि ठोस कोण को स्टेरेडियन में। समतल कोण का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वही होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है, तो वह 80 किलो कैलोरी होता है। याद रखिएगा, बर्फ पे चलना कठिन होता है क्योंकि उस पर घर्षण कम होता है, और दाब बढ़ाने से क्या होता है कि बर्फ का गलनांक घट जाता है, और बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका 1/10 क्या होता है, भाग ऊपर ही रहता है, जबकि 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि गिलास में भरा हुआ पानी है, उसमें एक बर्फ डाल दी जाती है, तो बर्फ पिघलने के पश्चात पानी का जल स्तर में क्या होगा, तो कोई वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि जो बर्फ जब उसमें पानी में जाता है तो जितना वो आयतन घेरता है, ठीक गलने के पश्चात उतना ही हो जाता है। और बर्फ गलने के पश्चात क्या होता है कि आयतन में इसका प्रसार होता है, तो इसीलिए अक्सर हम लोग पानी के बोतल में पानी रख के और उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो उसके देखते हैं कि गलने के पश्चात तो उसका आयतन में क्या होता है, थोड़ा सा प्रसार होता है। लेकिन बर्फ का जलने के लिए मूल रूप से 0 डिग्री मान लिया जाता है, लेकिन वह 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, वह जम जाता है। उस समय उसका क्या हो जाती है कि आयतन अधिकतम होता है और घनत्व उच्च होता है। याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होता है। जैसे जैसे ऊष्मा देते हैं तो उसमें आयतन में वृद्धि हो जाती है और घनत्व क्या होता है, घटते जाता है। तो जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम जाते हैं तो गर्म करते हैं, उसमें थोड़ी सी ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, आयतन में बढ़ने के बजाय आयतन घटता है। तो जब आयतन घटेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, 1 2 3 और 4 तक जाएंगे तो इसका आयतन घटेगा, तो आयतन कम से कम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन 4 से जैसे ऊपर जाता है 5 6 7 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान, तो क्या होता है कि अब आयतन बढ़ने लगता है, और आयतन बढ़ने के साथ साथ उसका घनत्व घटने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना हुआ होता है, तो स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि इस्पात का। ऐसे स्टील होता क्या है, तो जो अगर लोहा है जिसमें उसमें थोड़ी सी कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है, उसी को ही हम लोग स्टील कहते हैं। और एक स्टील नहीं होता है स्टेनलेस स्टील, तो वह लोहा, क्रोमियम और निकेल का बना हुआ होता है, वह जल्दी जंग वगैरह नहीं लगता है। तो ये डायनेमो, अब डायनेमो की बात करते हैं, जिसे हम लोग जनरेटर आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। तो डायनेमो क्या है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह और डायनेमो है और दाहिने हस्त के नियम पे कार्य करता है, जबकि मोटर जो है वह बाएं हस्त के नियम पे कार्य करता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता यही स्टील में ही देखने को मिलती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, तो 1911 में ही किया गया था। और जबकि याद होगा 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी उसको दिल्ली करने की घोषणा किया था, जिसके पश्चात 1912 में भारत के राजधानी पूर्ण रूप से हो गया था। और जो उस समय 1911 में ही मतलब इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आए हुए थे दिल्ली में, जिसके पश्चात 1912 में रास बिहारी बोस उस पर बम भी फेंके थे, लेकिन वह बच के उस समय वहां से निकल गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक संप्रभुत्व जो है संपन्न व लोकतांत्रिक जो है गणराज्य कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो याद रखिएगा उस समय संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, और राज्य कितने थे, तो 14। उस समय अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, और कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे, याद रखें। और अनुच्छेद कितना था, तो 395 अनुच्छेद थे, याद रखें। लेकिन अभी अनुसूचियाँ कितना हो गई है, वह
12 हो गया है, और जो है 22 जो भाग है 22 ही भाग है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा खंड को जोड़ दिया गया है, तो वह 25 से मतलब ऊपर तक चला गया है, 26 तक ले लगभग आ गया है। मूल रूप से टोटल में पूछा जाता है। तो उसी तरह से अगर बात करेंगे तो ये 26 जनवरी को याद है, इस दिन हम लोग क्या है गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को क्या होता है स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। इसके जस्ट 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का अनुच्छेद कितना है, तो 124 अनुच्छेद में आता है, जबकि हाई कोर्ट का है 214 अनुच्छेद में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 अनुच्छेद में देखने को हमें मिलता है। अब ये लोकतंत्र है क्या है, तो एक लोकतंत्र का अर्थ होता है जिसमें जनता अपना मतलब प्रतिनिधि को खुद से चुनता है, ठीक है, उसे कोई लोकतंत्र कहते हैं उसका। अब गणराज का क्या अर्थ होता है, तो गणराज का अर्थ ये होता है कि जो राष्ट्रपति के जो ये सब पद है ये वंशानुगत नहीं होता है, जिसके समय के साथ साथ बदलते रहता है, उसे ही गणराज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इसमें पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, बल्कि इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय इसका संघ था, लेकिन इसमें कांग्रेस शब्द का प्रयोग ये है दादा भाई नौरोजी ही किए हुए थे। इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। किसने किया था, तो एवो हुम ने किया हुआ था, जो एक रिटायर आईएएस मतलब आईएएस अधिकारी था, वही किया था। तो ये और सबसे कांग्रेस का पहले 1885 में हुआ था, तो WC जो बनर्जी थे पहला अध्यक्ष हुए थे, जबकि दूसरा जो अध्यक्ष हुए थे ये दादा भाई नौरोजी 1886 में हुए थे, याद रखिए कितना हुए थे 86 में हुए थे। ये गैर मतलब हिंदू सदस्य थे, यानी कि ये पारसी धर्म को मानते थे। जबकि मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो 1887 ईस्वी में क्यों है बदरुद्दीन तैयब जी थे, कहाँ पे, तो मद्रास अधिवेशन में हुआ था। जबकि 1888 में जॉर्ज यूले वो पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने उसके अध्यक्षता किया हुआ था, कहाँ पे, इलाहाबाद में किया हुआ था। उसी तरह से भारतीय महिला का अगर बात सबसे पहला महिला पूछा जाएगा कि कौन सी कांग्रेस के अध्यक्ष में, तो बनी हुई थी, तो वह बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। कब, 1917 ईस्वी में। कब बनी थी, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता करते समय बनी हुई थी। जबकि भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए। जबकि कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता एक बार गांधी जी किए हुए थे, कब किए थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन, यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र में किए थे। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस 2 बार किए थे, 1938 के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके 2 बार अध्यक्ष गए। यही त्रिपुरी 1939 वाला में उस पश्चात क्या हुआ था, मतभेद सीतारामैया के साथ में, तो इसमें गांधी जी उसमें सीतारामैया हार गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो गांधी जी बोले थे ये सीतारामैया की हार नहीं बल्कि यह मेरी हार, जिसके बाद में उन्होंने दुखी होकर उसने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, 1939 में बनाया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष में। और याद रखना है कि एक बार गांव में अधिवेशन बुलाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जब 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। तो इससे जुड़ा हुआ, हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का पीछे का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का यही था कि यह एक समाज के जो भी कुछ, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गया था, है, तो कुछ न कुछ जो समाज में कमियां है, जो भारतीय जो चाहते हैं वह अपना एक पटल पे रखेंगे, जिसको अंग्रेज जहां तक हो सकेगा उसमें अपना सुधार करने की कोशिश करेगा उसके लिए। लेकिन आगे चलकर यह भारतीय लोगों को आपस में एक संगठन का रूप दे दिया, एक जगह मिलने का समय को दे दिया था, और इस तरह से क्या हुआ, इसमें राष्ट्रीयता की भावना को करने में कांग्रेस सबसे आगे था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में एक राष्ट्रपति जो शासन होता है वो तात्पर्य है कि किसी राज्य में होता है क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो याद रखिएगा राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उस वह अनुच्छेद 356 के किसना 2 महीना की, यानी कि 60 दिन के अंदर अनुमोदन होता है, और ये अधिक से मतलब कम से कम 6 महीना तक लगता है, और अधिक से अधिक एक राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 मतलब अधिक से अधिक 3 साल तक इसमें लग सकता है, याद रखना है। हालांकि आपातकाल की बात है तो आपातकाल भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक ले आता है। एक चौथा भी आपातकाल आता है, याद रखिएगा, चर्चा है उसमें आपातकाल की इमरजेंसी के बारे में। और वैसे तो वह 365 में होता है, जब क्या होता है कि केंद्र का अतिरिक्त दायित्व का नियम का पालन अगर राज्य नहीं करता है, हालांकि ज़्यादातर कर रहा होता है, थोड़ी मात्रा में नहीं करता है, तो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर रहता है, तो वो अपना चाहेगा तो अपना राष्ट्रपति डायरेक्ट उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वह 365 अनुच्छेद के तहत भी लगा देता है, याद रखना है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, अब तक देश में 3 बार लग चुका है,
3 बार लगा हुआ है। एक भारत चाइना के युद्ध के समय 1962 में लगा हुआ था, जबकि दूसरा जो हुआ था 1971 में जब हुआ था वो, तो अब तक वो 3 बार लगा था। पहली बार वो भारत चाइना के युद्ध के 1962 में, जबकि दूसरा जो हुआ था 1961 में भारत और पाकिस्तान के एथी के युद्ध के समय, और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पे 1975 में लगा था, वो इंदिरा गांधी के समय में ही, याद रखिएगा। तो ये जो आंतरिक अशांति के आधार पे जो इंदिरा गांधी लगाई थी, यह एक गैर संवैधानिक इसको कहा गया। हालांकि यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें आंतरिक अशांति पे लगा था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया कि अब आंतरिक अशांति के आधार पे क्या है कि नहीं लगेगा, बल्कि अगर जो होगा सशस्त्र विद्रोह या जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे होगा, तभी जाके राष्ट्रपति उसमें क्या है आपातकाल लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। हालांकि जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है, तो 352 के साथ साथ मतलब वो 358 भी अनुच्छेद अथी लागू होता है। तो 358 लगते ही अनुच्छेद पहले 19 क्या है कि जो स्वतंत्रता है जितनी सारी है हमें जो क्षेत्र दी गई है, वह सभी के सभी समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात में जैसे ही उसको संसद से अनुमोदन मिल जाता है 1 महीने के भीतर ही, यानी 30 दिनों के भीतर, तो वह 359 अनुच्छेद लागू हो जाता है। तो याद रखें 359 अनुच्छेद लागू होते ही अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से होता है, याद रखना है। 352 के साथ साथ 358 भी साथ साथ आता है, जो 19 को खत्म कर देता है। उसी तरह से 356 है, इसको जो राष्ट्रपति शासन होता है यह 2 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, और जबकि राष्ट्रपति शासन अनेक राज्यों में बहुत बार ऐसे लग चुका है वैसे। और 360 है वह वित्तीय आपातकाल है, इसको भी जो लगाया जाता है तो वह याद रखना है कि जब लगता है वित्तीय आपातकाल 360 में है, तो वह उसको संसद का अनुमोदन 2 महीने के अंदर होना चाहिए। और वह अधिकतम कहाँ तक लग सकता है, तो इसका अनंत है कि वह ऊपर डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, उसे कब तक ले ऐसी करेगा वित्तीय आपातकाल। हालांकि अभी तक ले वित्तीय आपातकाल एक बार भी देश में नहीं लगा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल याद रखना है 3 बार लग चुका है। आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि जब आपातकाल लगता है इमरजेंसी, उस समय मौलिक अधिकारों का जो कि राष्ट्रपति निलंबन करता है, याद रखिएगा संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति क्या है इसको निलंबन करता है मौलिक अधिकार को। तो वह किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का अगर ट्रिक देखेंगे 52 से लेकर वह 61 तक आता है, कानी कोका दुयो दशम। उसी तरह से राज्यपाल का होता है रकानी कायोसस, 153 से शुरू होता है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो वह 3.5 लाख रुपए होता है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। और उपराष्ट्रपति को 4 लाख होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का भी 4 लाख ही होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन वगैरह मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है ये गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र यह मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाघों की संख्या सबसे अधिकतम है, याद रखना है। अभी बाघों की संख्या कितना हो गया, तो 3167, याद रखना है कितना हो गया, 3167 बाघ हो गया है, याद रखिएगा। इससे पहले कितना था, तो 2967 था, 200 अभी वृद्धि हुआ है, याद रखना है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में ये कोयला देखने को मिलता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह ये सब अवसादी में ही चट्टान में मिलता है। वैसे कोयला देखा जाए तो कोयला 4 तरह का मुख्य रूप से होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, और एक पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा इसमें कोयला कौन सा पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट जो कोयला है वह सबसे बेस्ट कोयला होता है। और उसी तरह से लिग्नाइट कोयला है उसको भूरा कोयला कहा जाता है, और जबकि बिटुमिनस कोयला को घरेलू कोयला कहा जाता है, और वह मुलायम कोयला भी होता है। जबकि पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, कोयला होता है। आखिर उसमें कोयला का शुद्धता का निर्धारण कैसे होता है, उसमें कार्बन की अधिकता जो मात्रा घुली हुई रहती है उसके कारण से होती है, याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जापान, फिलीपींस व चीन में, तो ये जो है जापान, फिलीपींस और चीन में ये टाइफून चक्रवात चलता है। उसी तरह से जो है विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और हरिकेन जो है चक्रवात वह कैरिबियन सागर में चलता है, जबकि टर्नेडो है वह तटीय अमेरिका वाला क्षेत्र में चलता है, याद रखेगा। तो ये जबकि चक्रवात को टी स्केल से मापा जाता है, जबकि रिएक्टर स्केल से याद रखिएगा वो भूकंप की तीव्रता को माप किया जाता है। जब चक्रवात होता क्या है कि बीच में निम्न दाब होता है और बाहर की ओर अधिकतम दाब होता है। तो जहाँ पे हवाएं अचानक कम
हो जाती है, उसको चारों तरफ से घेरने के लिए हवाएं आती है, तो वहीं पे चक्रवात उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बवंडर कह देते हैं। तो ये जब चक्रवात होता है तो उत्तरी गोलार्ध में अगर होगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। जबकि चक्रवात के जस्ट विपरीत एक प्रति चक्रवात होता है, जिसके केंद्र में क्या होता है, उच्च दाब होता है, जबकि उसके मतलब बाहर की ओर में निम्न दाब होता है। तो जो प्रति चक्रवात है क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन होती है इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो चक्रवात से क्या होती है कि बारिश होती है, जबकि ये जो प्रति चक्रवात है उससे मौसम क्या होता है, साफ होता है, याद रखना है। और इसको टी स्केल से चक्रवातों के माप की जाती है, जबकि रिएक्टर स्केल क्या है, वो भूकंप की तीव्रता का उससे माप किया जाता है। जबकि इसी तरह से और भी डिस्कशन मेरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।